तो भाई क्या हाल चाल सबके। सब बढ़िया। तो भाई ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं आने के बाद कुछ मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, उसके बाद थोड़ा मैं एंजॉय करने में लग गया, घूमने फिरने में लग गया, तो आई जस्ट मिस्ड कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बतानी है। तो ये वीडियो टोटली होने वाली है कि हाउ टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टूडेंट, इधर इन मास्टर या आप बैचलर्स के लिए या अगर डिप्लोमा कोर्स के लिए आना चाहते हैं तो इन दैट केस हाउ टू अप्लाई। फिर आता है कि हमारी सेकंड टॉपिक रहता है हाउ टू अप्लाई इन कनाडा। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम कनाडा का भी ले लेंगे साथ में, नहीं तो कनाडा के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। और टाइम टू टाइम, जैसे अभी बताया कैसे एप्लीकेशन करना है, फिर यहाँ कैसे आना है। और मैंने कमेंट्स में देखा था लोग कह रहे थे कि काम नहीं मिलेगा, वर्क नहीं मिलेगा और एक्सपेंसिव, उस बारे में भी बात की जाएगी। बट फॉर नाउ आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हाउ टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया बाय योर सेल्फ। खुद से कैसे करें, एजेंट वेजेंट तो चलो ठीक है, खुद से कैसे करना है। तो भाई पहली चीज़, अगर आपको किसी भी कंट्री में एज ए स्टूडेंट जाना है तो आपको स्टूडेंट में जाने के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए भैया, कोर्स चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक पहली चीज़ क्या करनी, आइल्स। फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए कि यू नीड टू डू आइल्स। अगर आपने आइल्स कर ली है बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं की है देन स्टार्ट विद आइल्स। ठीक है, ऑप्शन आइल्स का क्या है, पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं जिसे। तो जो लोग स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि वो पीटीई के लिए जाएं। फॉर रीज़न इसके लिए क्योंकि एट द पॉइंट जो आइल्स है वो सिर्फ आईडीपी हैंडल कर रहा है, एंड आईडीपी अभी थोड़े से मतलब रिजल्ट्स जो निकाल रहा है वो पता नहीं किस हिसाब से निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में 5.5 दे देते हैं वो एक किसी मॉड्यूल में। तो अगर आप आइल्स करना चाहें दैट्स नॉट एन इशू, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आइल्स कर लें या फिर पीटीई करें। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए 12th के बाद आ रहे हैं तो आपको 6 ईच चाहिए। और ओवरऑल तो फिर आपका मतलब 6 ईच है तो ओवरऑल भी आपका 6 हो जाएगा, ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। और अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हैं फॉर मास्टर्स या डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, देन यू रिक्वायर्ड 6.5 ओवरऑल और नो लेस देन 6। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होगा, 6 से कम नहीं चाहिए और 6.5 चाहिए टोटल। तो ये हमारा 100% प्रोसेस का 5% हिस्सा है आइल्स या पीटी। ये एलिजिबिलिटी इंग्लिश वाला है पॉइंट है, शुरुआत इससे होगी, बट दिस इज़ नॉट दैट, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। तो जब आप ये कर लेंगे उसके बाद अब बारी आती है कि भाई अप्लाई करने की, है ना। तो आपको कॉलेज चूज़ करना है। तो कॉलेज चूज़ करने के लिए सबसे पहले 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सेल्फ मैं बता रहा हूँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आप जाइए सीधा यूनिवर्सिटी, जो भी आप सर्च करिए, लाइक मेलबर्न में आना है या आपने न्यू साउथ वेल्स जाना है, क्वींसलैंड जाना है या जहाँ पे भी जाना है, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। सो गो ओवर देयर, सर्च फॉर द यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। फिर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ पे होगा मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट कोर्स अवेलेबल, सारी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। आप जाके चूज़ करिए, वहाँ पे आईडी बनाइए, अकाउंट बनाइए। जब आप अकाउंट बना देंगे तो वो आपको एक आपका काउंसलर देंगे। ठीक है, काउंसलर देंगे जो आपको हर मतलब हर बारी बारी से हर स्टेप पे आपको गाइड करेगा कैसे करना है, आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है, आपने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो आपको ओवरऑल योर प्रोसेस आपको गाइड करेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं करना चाहते, उसके अलावा एक वेबसाइट मैं बता देता हूँ, लिखिए, स्टडी बोर्ड करके वेबसाइट है, स्टडी बोर्ड। तो वो वेबसाइट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, उसमें जाके भी आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना स्कोर डालिए आइल्स का, अपने प्रीवियस स्टडी डालिए। तो वो आपका रेलेवेंट कोर्सेज आपको दिखा देते हैं, आप जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइल्स कर ली। वेबसाइट पे चले जाओ यूनिवर्सिटी की, चाहे दूसरी रैंडम जो एजेंट वेबसाइट्स होती हैं उन पे चले जाइए, अपना अकाउंट बना लिया है, उसमें डाल दिया। ठीक है भाई, अब कोर्स भी चूज़ कर लिया। अब कोर्स क्या चूज़ करना, सवाल ये उठता, कोर्स क्या चूज़ करना है। तो पहली चीज़ भाई, एट द प्रेजेंट जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स देते हैं। उसके कुछ रीजंस रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेलबर्न मूव कर चुके हैं। लाइक मेलबर्न इज़ अ विक्टोरिया इज़ लेकिन जो स्टेट है जो ऑस्ट्रेलिया की, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी। एंड यहाँ पर जो बच्चे आके लाइक दे सेटल्ड हेयर फॉर पीआर और कई गलत तरीके से रह रहे हैं, दिस रीज़न कि वो आपका सारा कुछ A to Z आपका चेक करते हैं।
अगर उसमें कुछ भी आपकी कमी हुई तो देन दे गिव यू रिफ्यूज़ल, ठीक है। तो कोर्स क्या चूज़ करना है, तो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट मतलब मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, 12th करके आ रहे हैं, तो इन दैट केस आप वही कोर्स उठाइए जो मैच कर रहा है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। लाइक इफ़ यू हैव PCM देन यू गोन फॉर IT या इंजीनियरिंग, कुछ भी आप पकड़ सकते हैं, लाइक ऐसी चीज़। होटल मैनेजमेंट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लोग यही गाइड करते हैं कि लाइक आप एक्सपेंस यूनिवर्सिटी पकड़ें। पहली चीज़, यूनिवर्सिटी इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है ज़्यादा, ठीक है। जब आप दिखाते हो कि मैंने अच्छा मतलब टॉप रैंक यूनिवर्सिटी लिया, आपने अच्छा पैसा डाला, तो उनको ये लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, कि एक्चुअल में ये एजुकेशन के लिए आ रहा है। नॉर्मल सी बात है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने शहर में रहा हूँ, सपोज करिए मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं राजस्थान के बाहर कहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं राजस्थान के बाहर कहीं पढ़ने जाऊँगा, तो डेफिनेटली आई विल लुक फॉर अ गुड कॉलेज या गुड कोई रैंकिंग का कॉलेज लूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं हनुमानगढ़ से निकले कोई फर्जी से कॉलेज में आगे जाके एडमिशन ले लूँगा। तो ये रीज़न है कि अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटी पकड़ें, ताकि एम्बेसी को लगे कि हाँ, यू आर एक्चुअली कमिंग हियर फॉर द एजुकेशन। इफ़ एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा कि आप एजुकेशन में से फोकस रखें। तो एजुकेशन के लिए आप सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी पकड़ें, ठीक है। यूनिवर्सिटी पकड़िए। फिर कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए आपका प्रीवियस एजुकेशन से, रेलेवेंट कोर्स। जो वीडियो अगर देख रहे हैं तो लिखते जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपको एक समराइज़ करने में रहेगा वीडियो के क्या क्या मतलब मेन पॉइंट्स थे। यूनिवर्सिटी आपने उठा ली, रेलेवेंट कोर्स उठा लिया। फिर इसके बाद आता है कि भाई कौन सा कोर्स उठाना है रेलेवेंट के साथ। देखिए, जो 12वीं के बाद है वो कोई भी ले सकता है, ठीक है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे सपोज करिए आप आर्ट्स के हैं तो फिर आप IT नहीं लेंगे, क्योंकि दैट्स गोना बी क्वाइट डिफरेंट। तो थोड़ा उसका देखते रहिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ होंगी। कोर्स क्या लेना है, कोशिश करिए कोर्स आप डायरेक्ट ट्रेड्स लीजिए। ट्रेड कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। ट्रेड कोर्सेज क्यों बता रहा हूँ मैं, दैट विल गोना हेल्प यू टू गेट PR ओवर इट। लाइक मैकेनिक का कोर्स होता है, जिसे ऑटोमोटिव का कोर्स बोलते हैं, ठीक है। या कुकिंग का हो गया है, मेडिकल में जैसे नर्सिंग का हो गया है। तो कुछ एक स्पेसिफिक एक आप अगर आप डालेंगे गूगल पे SOL लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें कुछ कोर्सेज आएंगे, तो उससे ही मैच करते हुए कोर्सेज लीजिए। और देखिए, मतलब आप जब बात करें अपने काउंसलर से, तो उससे कंफर्म करिए इज दिस कोर्स गोना हेल्प मी इन फर्दर गेटिंग PR एंड ऑल। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको कोर्स लेना जो कि आपके PR में आपको हेल्प करे। तो ये तो हो गया जो 12वीं के पास बाद आ रहे हैं। और जो बैचलर्स के बाद आ रहे हैं उनके लिए पॉइंट ये है कि वो भी सेम चीज़ करें, यूनिवर्सिटी पकड़ें, अच्छी यूनिवर्सिटी पकड़ें, रेलिवेंट कोर्स पकड़ें। बट मैं उनको एक सलाह दूंगा, लाइक इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर बैचलर्स, गो फॉर अ डिप्लोमा, डोंट कम इन मास्टर्स। अगर डिप्लोमा होता है तो बहुत अच्छी डिप्लोमा, अच्छी जगह से अच्छा पकड़िए जो जिसकी फ़ीस ज़्यादा हो। सस्ता सा मत पड़िएगा, फीस ज़्यादा हो, बट गो टू स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमा, लाइक कुकरी या नर्सिंग, ये सेम सेम दोनों के लिए सेम चीज़ है, बट पिक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमा। उससे क्या होगा, कल को इन केस अगर आपको यहाँ अगर डिप्लोमा चेंज भी करना हो, तो देन यू कैन गो शिफ्ट आउट फ्रॉम अ एक्सपेंसिव डिप्लोमा टू अ लोअर प्राइसिंग डिप्लोमा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मास्टर्स, तो अभी जो रूल है, अगर आप मास्टर्स के लिए मास्टर्स का वीज़ा लगा है, देन यू हैव टू कंटिन्यू अ मास्टर्स फॉर योर स्टडी वीज़ा। आप ड्रॉप करके डिप्लोमा में नहीं जा सकते, देन यू हैव टू कंटिन्यू द सेम थिंग। तो अगर आप डिप्लोमा का वीज़ा लगाते हो, देन इट विल बी वेरी फाइन फॉर यू, शिफ्ट करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चेक करिए, इफ़ यू आर गेटिंग ए डिप्लोमा दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं, देन गो फॉर अ मास्टर्स इन एनी ऑफ द रेलिवेंट स्ट्रीम, बट पिक अप गुड यूनिवर्सिटी, गुड रैंकिंग यूनिवर्सिटी। तो क्लियर चीज़ हो जाएगी। एक तो यूनिवर्सिटी पिक करनी है, रेलिवेंट कोर्स होना चाहिए, 12th के बाद या ट्रेड में अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, एस लिस्ट में जो कोर्सेज हैं, नहीं तो गो फॉर द नॉर्मल वन। ये चीज़ हो गया। तो जब आप कोर्स पिक कर लेते हैं, आप एप्लीकेशन डालते हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि हाँ, दिस इज़ मी एंड मैं यहाँ पे स्टडी करने आना चाहता हूँ, तो फिर वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर मतलब ये होता है कि वो किसी भी वक्त वो खारिज कर सकते हैं, दे कैन रिफ्यूज़ एनी टाइम, कंडीशनल होता है वो, ठीक है। तो जब वो कंडीशनल ऑफर लेटर भेजते हैं, उसमें वो फिर आपको वो पूछते हैं कि लाइक आप ओके, फिर वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी वो भेजिए। ऑफर लेटर से पहले आपको वो मांगेंगे SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। आपको उन्होंने एप्लीकेशन देखना होगा, ठीक है, आपने पर्पस भेजी, आप क्यों पढ़ने आ रहे हैं, वाई आपने ऑस्ट्रेलिया ही चूज़ क्यों पढ़ा करा, आपने ये मेरा कॉलेज ही चूज़ क्यों किया, आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया, ये कुछ स्टेटमेंट से वो कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, आपको उसके जवाब उसमें राइट डाउन करके उनको फॉरवर्ड करने हैं। तो
दैट्स गोना बी योर SOP। इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट, आप कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो अगर आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात कहूँ, कॉपी पेस्ट कहीं से ना करें। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस अच्छी इंग्लिश में राइट डाउन करने, क्लियर एंड स्ट्रेट, नॉट कुछ भी फालतू ही वो मत करना। सिंपल से चीज़ें होती हैं, उसमें वर्ड लिमिट दे रखी होती है, उसको एक्सीड ना करें, उससे कम मत लें, ठीक है। तो वो आपने भेजी SOP, यूनिवर्सिटी के पास जाएगी, यूनिवर्सिटी एक्सेस करेगी उसको, यूनिवर्सिटी कहेगी ठीक है मुझे समझ में आ गया। फिर वो आपको क्या करेंगे, कंडीशनल ऑफर लेटर तब आपको इशू कर देंगे। वो आता है तब वो क्या कहते हैं कि ठीक है भाई अब ये तो हो गया कंडीशनल वाला, अब तुम काम करो। अब वो कहते हैं आप अपने फंड शो करो। फंड क्या होता है, जहाँ तक मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैं अपने किचन विचन भी दिखा रहा था। तो फंड्स वही होते हैं कि यू हैव इनफ मनी टू अफोर्ड द फर्दर स्टे या फ्यूचर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज योर स्टे। मतलब कहने का मतलब ये कि आप अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा और रहने का खर्चा सारा आप अफोर्ड कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि नहीं इतने सफिशिएंट पैसा है आपके पास है कि नहीं, वो आपको अकाउंट में दिखाना पड़ता है, और वो पैसा 3 महीने पुराना होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग में सारी की सारी वीडियो आपको मैं वो मतलब उस वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैसे आप फंड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो फंडिंग का अप्रोक्सीमेटली आइडिया मैं बता देता हूँ कि सपोज करिए अब आपकी जैसे मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपकी 8 साढ़े 8 लाख 9 लाख रुपए फीस रहती है सेमेस्टर की, ठीक है। तो देन अगर आपके 4 सेमेस्टर हैं तो आप मानिए कि आपकी 32 से 40 लैक्स तक रहेगी आपकी 2 सालों की फ़ीस, ठीक है। और उसके बाद आपके रहने का खर्चा वगैरह, तो आपको इनफ फंड्स दिखाने हैं यार कि हाँ कम से कम कि मेरे अकाउंट में कम से कम आपको अपार्ट फ्रॉम योर फी, अगर आपकी फ़ीस इंक्लूड करके आपको मोटा मोटी 40 से 45 लाख रुपए फीस इंक्लूड कर दूँ तो आपको अकाउंट में होना चाहिए 40 से 45 लाख रुपए, जिसमें से आपको 6 महीने की फ़ीस भरनी है यहाँ आने के लिए, और बाकी आपके अकाउंट में रहेगा टिल योर वीज़ा अराइव्स, ठीक है। आपका वीज़ा आएगा तब तक आपके अकाउंट में वो पैसा रहना चाहिए। अगर आपने हटा दिया देन यू श्योरली गोना गेट रिफ्यूज़ल। तो भाई वो फ़ीस दे दी, ठीक है। तो मतलब आपने वो फ़ंड दिखाए, बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें आपने फ़ंड दिखाए, और आपके फंड अपडेट पूरा अपने फंडिंग्स के वीडियो ज़रूर देख लें। आप क्वेश्चन ज़रूर, मेरे को पता समझ में नहीं आएगा जो है सीधा इसमें देखो, पीछे की वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं लिखा हुआ है कि माई न्यू होम इन मेलबर्न। उस वीडियो में जाके उसमें मैंने सारी फंडिंग्स की बात की है, तो ज़रूर देख लें जाके। तो भाई अपने फ़ंड दिखा दिया आपने, अपने फ़ंड दिखाने के बाद यूनिवर्सिटी एक्सेस करेगी आपके सारे फंड्स एक्चुअल में हैं कि नहीं, वो बैंक से कंफर्म करेंगे। जब वो श्योर हो जाएंगे तब वो कहेंगे ओके, ठीक है। तब वो आपका एक GT इंटरव्यू शेड्यूल करें। GT इंटरव्यू एक इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका इंटरव्यू लेता है। उसमें वो आपसे पूछता है कि वाई यू आर कमिंग, वही सेम क्वेश्चन जो आपसे SOP में पूछे गए थे, सेम क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा, ठीक है। जस्ट बस होगा SOP में आप राइट करके देंगे, इसमें आपका वर्चुअली होगा, वीडियो कॉल पे होगा या फ़ोन कॉल पे होगा, जो भी। तो वो हो गया, ठीक है। अब GT इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि यार हाँ मतलब हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है, बट समटाइम्स दे गिव यू रिफ्यूज़ इफ़ यू डू नॉट आंसर देम करेक्टली। ऐसा नहीं है कि यार अब कोर्स का नाम ही नहीं पता और तुमसे पूछ रहा है इन वट कोर्स यू आर कमिंग, तो फिर ऐसा कंडीशन नहीं है। तो वो ज़रूरी है आप अपने आप को जैसे थरह रखें अपनी चीज़ों के साथ कि मेरी फंडिंग कितनी है, मेरी एनुअल इनकम कितनी है फादर्स की, तो सब चीज़ें कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, क्यों मेलबर्न ही जा रहा हूँ, सभी चीज़ें होनी चाहिए क्लियर। कौन कौन सी अदर यूनिवर्सिटीज़ मैंने एक्सप्लोर की हैं। तो वो आपका GT इंटरव्यू होगा, GT इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा, ठीक है, वो होगा क्लियर। वो क्लियर हो गया, फिर आपको वो कहेंगे अब आप फीस भरो, ठीक है। फीस भरने को कहेंगे, और फीस जैसे मैंने बताया मास्टर्स के लिए रहेगी आपकी एक सेमेस्टर की, आप मिनिमम एक सेमेस्टर की भरनी होती है, आप फिर पूरे साल की भी भर सकते हैं। तो साल की आप भरेंगे तो 16 से 17 लाख पड़ेगी, और सेमेस्टर की भरेंगे तो 8 साढ़े 8 लाख जो 9 लाख पड़ रही है, जैसे भी आपके डिपेंड करता है, 10 लाख भी पड़ सकती है कोर्स के साथ। नर्सिंग वगैरह में तो काफ़ी महंगी हो जाती है, तो आप जैसे ही डिपेंड करता है उस पर एक सेमेस्टर की आप फीस भरेंगे या 2 सेमेस्टर की, एज यू विश। उसके अलावा जब आप ये फीस भर देंगे तो आपको वो इशू करेंगे एक COE, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। आपका फीस हो गया, फिर आपको कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मतलब कि आपका एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के साथ कन्फर्म हो गया, वो आपको इशू कर देंगे। वो जब वो इशू करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं, तो आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी की, जो ऑस्ट्रेलिया आप एम्बेसी का वेबसाइट है उस पर जाइए, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन, उस पे जाएंगे, उसमें आप 501 वाला जो है आपका वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वो लगाएंगे। तो उसकी कुछ जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस रहती है वो रहती है कुछ 36 से 37 थाउजेंड रहती है, इंडियन करेंसी बता रहा हूँ, डॉलर्स में नहीं। तो वो आप एप्लीकेशन डालेंगे, तो वो अप्लाई करेंगे, फिर आपका एक क्या होगा, एक हैप ID हेल्थ मतलब आपकी जनरेट होगी हैप ID,
जैसा मतलब एक आईडी जनरेट होगी, अकाउंट जनरेट होगा यूनिवर्सिटी, सॉरी एम्बेसी के अंदर। उसके अंदर आपको क्या होगा, एक डेट पिक करनी है और आपको आपका मेडिकल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराना होगा। ठीक है, वो हेल्थ चेकअप आप कुछ ही प्लेसेस पे करा सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी की सॉरी एम्बेसी की वेबसाइट पे कुछ जगह होंगी, कुछ मेडिकल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हीं पे जाके ही आप करा सकते हैं। लाइक मैंने चंडीगढ़ में कराया, तो एज जो कंफर्ट आप दिल्ली वगैरह कहीं पे भी करा सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे होता है। तो आप वहाँ जाके आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। एंड हेल्थ चेकअप की जो फ़ीस रहती है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रहती है 3500 रुपीज़। 3500 आपका हेल्थ चेकअप रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आपका हेल्थ चेकअप हो जाएगा वो डायरेक्टली ही एमसी को सबमिट हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया है और एम्बेसी में फ़ाइल जा चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट, इंतज़ार करना है आपको, और कुछ नहीं, फालतू का करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार करना है। तो इंतज़ार करोगे, वीज़ा आएगा, उसके बाद की प्रोसेस मैं बाद में थोड़ा बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं, तब तक क्या करना है। बट अब इसमें आपको कैसे अपने आप को, अपनी जो कहते हैं ना फाइनेंशियल्स, कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, पॉइंट ये उठता है, कैसे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करें, कैसे वीज़ा के चांसेस बढ़ाएं आप। तो भाई सिंपल सी कहानी है, जितना अमीर खुद को दिखाओगे उतना ज़्यादा सक्सेस रेट है। यू नीड टू बी शो योर सेल्फ रिच, और डॉक्यूमेंटेशन भी एक्चुअल में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आप डॉक्यूमेंटेशन फर्जी लगा रहे हैं या उसमें गैप्स वगैरह हैं। अगर आपके बीच में, जैसे सपोज मैंने देखा कई बच्चों को आइल्स करते हैं तो वो 1 साल आइल्स ही कर रहे हैं, और उस 1 साल के पीरियड में कोई कर ही नहीं रहे कुछ और से, तो आइल्स इज़ नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट इज़ जस्ट अ टेस्ट। तो वो 1 दिन का टेस्ट होता है, तो वो महीने भर का चलो एक बारी को कंसिडर करेंगे, पर साल साल का नहीं कंसिडर करेंगे वो। तो उस केस में अगर इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो देन आप उसका एक्सपीरियंस लेटर लगा सकते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो अप्लाई फॉर अ कोर्स, कोई भी एक छोटा सा कोर्स जो सर्टिफाइड हो, आईएसओ सर्टिफाइड नहीं हो, मतलब थोड़ा सा गैप कवर करने के लिए नेसेसरी हो, और वो कुछ ऐसा सा कोर्स करें जिससे आपको मतलब हेल्पफुल रहे कि आप लगा सकें कि भाई मैंने 12वीं करी, उसके बाद 1 साल जो टाइम था मैंने ये कोर्स किया, अब मैं बाहर जाना था। तो ऐसा नहीं है कि 12वीं में 1 साल का गैप दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। नो, कोई भी गलती से भी कोई गैप मत दिखाना, वहाँ पे एक्चुअल में कोई ना कोई तरीके एजुकेशन या एक्सपीरियंस डालें। For the bachelor student, if it is very 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 helpful for you if you put a experience in a particular field, experience होना चाहिए। like I got an experience, मेरे पास experience था, मैंने वो डाला है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। लाइक दे अंडरस्टैंड कि हाँ यार तो एक्सपीरियंस है, काम करा हुआ है इसने, ही विल सर्वाइव इन द फ्यूचर, ऐसे वैसे। तो कोई गैप मत रखिएगा। और पैसे की बात रही, मैं तो एक बात कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, लाइक जैसे मैंने बताया था मिनिमम 40 lakhs, तो एजुकेशन फीस मिला के हो जाएगा 40-45 लाख। इफ़ यू शो मोर देन दैट, देन दैट विल श्योरली इंक्रीज योर वीज़ा। ठीक है, अगर मैंने जैसे अपनी वैल्यूएशंस, तो ये तो आपका अकाउंट में पैसा हो गया, ये लिक्विड एसेट्स हो गए। इसके अलावा आप फिक्स्ड एसेट्स दिखा सकते हैं, लाइक योर लैंड। ठीक है, यानी यू नो एंड कोई भी तरीके की, या लाइक आपके एफडीज़ वगैरह हो गए, ये कुछ भी ऐसी चीज़ आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके के जो एसेट्स हैं आ, आप दिखाएंगे, लाइक कि हाँ मैं इस मेरे जो 40-45 लाख, तो ये जो 50 लाख अपने अकाउंट में दिखाया है, इसके अलावा जो है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। लाइक आई शोड अ वैल्यूशन ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अच्छी से दिखाई थी, एंड बाय गॉड ग्रेस आई हैड, तो मैंने दिखाई। तो अब जितना अमीर हो सको, जितना अमीर हो सको खुद को दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं है फर्जी वाला, कुछ नहीं। आप देखिए वैल्यूएशंस की नॉर्मल से बात है, मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई लैंड है तो जिसकी मार्केट वैल्यू आप कितनी भी करा सकते हैं, लाइक ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल 10 लाख की चीज़ 1 करोड़ की नहीं दिखाऊंगे, पर 10 लाख की चीज़ 30 लाख की दिखा सकते हैं, कोई ऐसे कुछ वो नहीं होता मार्केट वैल्यू। अब वो वैल्यूएशंस लगाइए, अपने वो रिच दिखाइए, जब फाइनेंशियल शो करें एम्बेसी के अंदर आप। और सारे जो ITRs वगैरह, अपने घर की ITRs वगैरह आप कराते रहिए। ITR से भी रहता है कि हाँ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं, और ये सब चीज़ें हैं। इफ़ यू आर अ फार्मर, तो फार्मर की तो फ्री में ITR होती है यार, कोई टैक्स वगैरह नहीं करता, बिकॉज भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो फार्मर्स के लिए तो कुछ नहीं है, आप वो बस जो फ्री में भरी जाती है, आप खुद भी भर मतलब किसी भी CA से भरवा लीजिए तो भर देगा आपका। उसमें बस ये रह गया कि जो ITR है उसमें आपकी जो एनुअल इनकम है वो ज़्यादा रखवाएं थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 लाख करवा रहे हैं, कोई पैसा नहीं कटेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। आप फार्मर हैं तो कोई पैसा नहीं कटेगा, बस बिजनेस ओनर है देन यू विल हैव सम डिडक्शन ऑफ मनी। बट उस चीज़ का कोई, बस आपको वैल्यू दिखाइए। आप उसमें ऐसा नहीं दिखा रहे कि आप थोड़ी सी इनकम दिखा रहे हो फिर कह रहे हो कि यार हाँ मैं बहुत रिच हूँ, फिल्दी रिच नहीं।
उसमें दिखाओ एक्सीड करो अपनी एनुअल के 17-18 लाख जितना हो सकता है। एक ITR 2 ITR 2 साल की ITR चलेगा, 1 साल की भी चलेगी, बट यू हैव टू शो योर सेल्फ इनफ रिच। ठीक है, रिच किड्स होने चाहिए, इनको चाहिए रिच। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ के भीख मांग रहा है इस लोगों पे, क्योंकि यहाँ के बैगर्स भी हमसे अमीर हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपको रिच हो करना है। फिर वीज़ा आ जाएगा होपफुली। और जो भी अभी वीडियो ज़्यादा लंबे होने वाली है मुझे लग रहा है, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके ही आगे प्रोसेस के डिस्कस करूँगा। बट इसमें जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि मैं आगे की वीडियो बना सकूँ उस पर। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।